हे गाइस, अगेन सभी का वेलकम है YET के एडिटोरियल क्लास में। आज सुबह का फर्स्ट एडिटोरियल, इनफैक्ट ये सेकंड वाला है ना, ग्रेन एंड शाफ, ये हम करने वाले हैं। ये एडिटोरियल बेस्ड है फार्मर प्रोटेस्ट पे, क्या उनकी डिमांड्स है और कैसे सरकार का रवैया होना चाहिए इस चीज़ के ऊपर। अच्छा लिखा हुआ है, शुरू करेंगे। लेकिन आज जो ग्रामर वोकैब आप मेरे साथ सीखेंगे, आप अप्लाई करेंगे इस क्विज के ऊपर। अगर आप नए हो तो मैं आपको बता दूं, उस चैनल पे अपने ट्रांसलेशन के साथ साथ ग्रामर और वोकैबुलरी को भी इंक्लूड करते हैं। तो सारी ग्रामर, सारी वोकैबुलरी इस वाले क्विज में आ जाएगी। सब लोग इसको ट्राई करें। वीडियो के लास्ट में मैं आपको लाइव करवाऊंगा इसका सॉल्यूशन। चलिए शुरू करेंगे। आइए कुछ नया सीखते हैं। कह रहे ग्रेन एंड शाफ, समझना इसको, बहुत गहरा है ये। ग्रेन का मतलब होता है अनाज, शाफ का मतलब होता है अनाज के ऊपर का छिलका, जो हम उतार के अनाज को अलग करते हैं, है ना। शाफ का मीनिंग यहाँ पे छिलका नहीं है, एक्चुअल में इसने दूसरा मीनिंग यूज किया है एज ए वर्ब फॉर्म में, जिसका मतलब होता है बेवकूफ़ी। आप जब फ्री होते हो, आपस में दोस्त करते हो ना, एक दूसरे के साथ छेड़ते हो, एक दूसरे को टीज करते हो, एक दूसरे को कुछ गलत बोलते हो, है ना, हंसी ठिठोली में, मजाक में, उसको शाफ बोला जाता है। कह रहे एक तरफ तो ग्रेन खड़ा है, एक तरफ तो अनाज खड़ा है, एक तरफ तो किसान खड़ा है, और दूसरी तरफ क्या हो रही है, उससे हो रही है बेवकूफ़ी, उसके साथ हो रहा है मजाक। समझ गए ना। तो ग्रेन के सामने शाफ हो रहा है, अनाज के सामने, किसान के सामने बेवकूफ़ी हो रही है, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ग्रेन एंड शाफ का मीनिंग जो इसने यूज किया था वो मैंने आपको बता दिया, शाफ का वर्ब फॉर्म में। अब इससे एक ईडियम बनती है जो आपको एडिशनली याद रखनी है। ग्रेन एंड शाफ पे ये ईडियम बनेगी। इसके चार फॉर्म्स हैं। सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शाफ, या सोर्ट आउट द ग्रेन फ्रॉम शाफ, सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द शाफ, और सोर्ट आउट द व्हीट फ्रॉम द शाफ। चारों में से किसी भी फॉर्म में ये ईडियम आपको मिल सकती है। इसका मतलब होता है कचरे में से यूजफुल चीजों को अलग करना। 50,000 लोग बैठे प्रीलिम्स में, उसमें से 500 लोगों का मेंस होगा, तो 49,500 थे वो आपने अलग कर दिए, है ना। तो आपने 500 यूजफुल लोगों को भीड़ में से अलग करके अब उनमें से 50 लोगों को नौकरी देनी है। समझ गए ना। तो ये जो आपने प्रीलिम्स लिया ना, वो सेपरेट द ग्रेन फ्रॉम शाफ किया। 49,500 जो कचरा था उनको अपने घर भेजा, 500 में से आप किसी को नौकरी दोगे। समझे इस ईडियम को। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके टाइटल पैराग्राफ की तरफ, देखें क्या कहना चाह रहा है। कह रहे द सेंटर मस्ट फर्स्ट इम्प्लीमेंट इट्स प्रपोजल्स बिफोर कंटिन्यू टॉक्स विद द फार्मर्स। कह रहे जो सेंटर है ना, उसको सबसे पहले इंप्लीमेंट करना चाहिए अपने प्रपोजल्स को, इससे पहले कि वो कंटिन्यू करे टॉक्स को फार्मर्स के साथ। तो जो प्रपोजल सेंटर देता है, जो सेंटर जो है किसानों के सामने ऑफर रखता है, सबसे पहले सेंटर उसको इंप्लीमेंट करके दिखाए, फिर बात करे किसानों से, कंटिन्यू करे टॉक्स को, ताकि किसान उसकी बात को जो है माने। खाली खाली बात मत करो, कहने का मतलब ये है, अगर आप कहते हो हम MSP देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, तो पहले उसको करके दिखा दो, फिर उसके बाद इस नए लॉज को इंप्लीमेंट करो, ताकि किसानों का दिल जीत सको, आप उनके विश्वास को जीत सको। चलिए आगे बढ़े। सिंपल सा आज सेंटर सब्जेक्ट है, मस्ट फर्स्ट इंप्लीमेंट इसकी वर्ब है, फर्स्ट यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम है। आपको पूरे एडिटोरियल का सब्जेक्ट और वर्ब मार्क्ड मिलेगा, हर रोज मिलेगा, आज भी मार्क्ड है। सब्जेक्ट्स हैं सबके सब एक्वा ब्लू कलर में, वर्ब्स है सबकी सब पिंक कलर में। सब्जेक्ट और वर्ब पकड़ना आपका पहला स्टेप है, अगर अंडरस्टैंडिंग को आपको अच्छा बनाना है। आप इस काम को करेंगे रोज सब्जेक्ट वर्ब को मिलाने का। जैसे मेरा सब्जेक्ट है सेंटर, तो आपका भी यही होना चाहिए, पूरे एडिटोरियल के हर सेंटेंस को इसी तरह से मिलाना है। ये होता क्या है, जिसका नहीं मिलता ना, मिल जाता है उसका तो ठीक है, वो तो आगे बढ़ जाएगा। जिसका सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिला ना, जिसको पता ही नहीं लगा ये एग्रीमेंट यहाँ सब्जेक्ट है, वो आदमी इस सेंटेंस को पढ़ ही नहीं सकता। तो ऐसे आप मजबूर होकर के ना पढ़े इंग्लिश को, अपने एम्पावर करें अपने आप को, है ना। शुरू करें। एक समरी देता हूं मैं आपको, बट उससे पहले अभी एम्पावर करने की बात हुई है, तो खुद को एम्पावर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है अपनी फाउंडेशन पे काम करना, इंग्लिश को बेसिक लेवल से सीखना। अब 10 पास हो, 12 पास हो, अब किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, बेसिक से एडवांस लेवल पे आने के लिए आप चैनल के होम पेज पे जाएंगे और इस प्लेलिस्ट को आज से फॉलो करना शुरू करेंगे। कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स बाय YET, है ना। 30 वीडियोस हैं, बहुत लोगों ने सीखी है, आप भी सीख सकते हो इन 30 वीडियोस के जरिए 1 से 2 वीक में इंग्लिश को बेसिक लेवल से। इसी के नीचे प्रीमियम वीडियोस हैं। रात में मैंने बैंक्स का एक बूस्टर अपलोड कर दिया है ना, बैंक वाले जाकर के देख लें। और नीचे एसएससी के हैं जिसमें
इस वीक मैं एसएससी का फुल पेपर अपलोड करूंगा सीजीएल के लिए। तो आप इन बूस्टर वीडियोस का फायदा उठा सकते हैं। दोनों प्लेलिस्ट में 50-50 वीडियोस हैं, 60-60 वीडियोस हैं। इनको चला करके देखो, एग्जाम के अंदर हेल्प मिलेगी कैसे पेपर को सॉल्व करना है। ये मेंबर ओनली वीडियोस हैं। मेंबर बनने के लिए आप ज्वाइन बटन पे प्रेस करेंगे, आपको छोटा सा कंट्रीब्यूशन करके मेंबर बनने का मौका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। देखो समरी ये है, सेंटर ने बहुत सारे प्रपोजल्स किसानों को दिए हैं, लेकिन किसान तो मानने को तैयार ही नहीं है। किसान कह रहे हैं हमारे तो तीनों बिल्स वापस ले लो, तब हम अपने घर जाएंगे। अब ये एडिटोरियल क्या कह रहा है अपना, कह रहा है आपने सबसे पहले इन बिल्स को जबरदस्ती लगाया था बिना किसानों से पूछे। अब आप जो प्रपोजल दे रहे हो वो भी हवा हवाई है। किसानों को आपके ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। वो कहता है कि जब हमसे बिना पूछे बिल ला सकते हो तो आज कह करके कल मुकर भी सकते हो। तो आप क्यों ना उनको विश्वास में लेने के लिए, उनका दिल जीतने के लिए जो उनको देना है वो दे करके दिखाओ। पहले आपको एमएसपी देना है ना, तो एमएसपी को एक लॉ बना के दिखाओ। जो देना है उनके सामने कानून की भाषा में उनको समझाओ कि हमने देखो ये नया कानून बना दिया है। उनका दिल जीत लो और उसके बाद उनको उनके घर भेज दो, है ना। सर्दी में वो भी परेशान है और आप भी परेशान हो। तो बस यही कह रहा है अड़ियल रवैया मत अपनाओ। किसान वो है जो पूरे देश को खाना खिलाता है, ना वो खालिस्तानी है, ना वो एंटी नेशनल है। किसी वजह से वो आकर के बैठा है, कॉरपोरेट के चक्कर में उसका बेड़ा गर्क ना करो। जो चाहता है उसको दे दो और अपने घर भेजो। बस इसकी यही समरी है आज की। हिंदी बता दी मैंने ठेठ भाषा में आपको। अब इसको अपने डिटेल में देखेंगे। आज की टोन है एडवाइजिंग, एडवाइस कर रहा है सेंटर को क्या करना चाहिए। शुरू कर रहा हूं। कह रहा है बोथ साइड्स अनरिलेंटिंग इन देयर कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस, एन एग्रीमेंट बिटवीन द नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट एंड द एजिटेटिंग फार्मर्स ऑन द क्वेश्चन ऑफ 3 कंट्रोवर्शियल फार्म बिल्स अपीयर्स इल्यूसिव। कह रहे दोनों साइड्स ही अनरिलेंटिंग है अपने कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस में। दोनों ही तरफ तैयार नहीं है बिल्कुल भी सरेंडर करने को। अनरिलेंट करने का मतलब है सरेंडर करने को तैयार ना होना। दोनों ही साइड सरेंडर करने को तैयार नहीं है अपनी उल्टी पोजीशंस में, कॉन्ट्राडिक्टरी पोजीशंस में। सेंटर की पोजीशन है बिल्स वापस नहीं लेंगे। किसान बोल रहे हैं जब तक वापस नहीं लोगे तब तक घर नहीं जाएंगे, है ना। तो दोनों ही साइड्स जो है सरेंडर करने को तैयार नहीं है। कह रहे इसके होते हुए हुआ क्या, एक अग्रीमेंट जो है ना बिटवीन किस किस के बीच, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट के बीच और इन धरने पे बैठे किसानों के बीच, एजिटेटिंग फार्मर्स के बीच। अच्छा किस पे एग्रीमेंट, ऑन द क्वेश्चन, उस सवाल पे जो है 3 कंट्रोवर्शियल फार्म बिल्स का, 3 विवाद भरे फार्म बिल्स का। कह रहे ये जो एग्रीमेंट है ना, अब इसकी वर्ब आई अपीयर्स। ये एग्रीमेंट दिखाई देता है एल्यूसिव। एल्यूसिव का मतलब है हाथ में ना आने वाला, है ना, समथिंग दैट एल्यूड्स। एक बार रिपीट कर देता हूं। कह रहे दोनों ही साइड्स तैयार नहीं है अपनी कंट्रोवर्शियल पोजीशंस लेकर के सरेंडर करने को। किसान बोल रहे हैं हम घर नहीं जाएंगे, सेंटर बोल रहा है मत जाओ, हम तो बिल वापस नहीं लेंगे। कह रहा है एक एग्रीमेंट जो है ना दोनों के बीच, नरेंद्र मोदी की सरकार के बीच और इन प्रोटेस्टिंग फार्मर्स के बीच, एजिटेटिंग किसानों के बीच। और ये जो एग्रीमेंट है इस सवाल पे है 3 फार्म बिल्स के ऊपर। कह रहा है ये एग्रीमेंट दिखाई देता है इल्यूसिव। ये एग्रीमेंट दिखा रहा है हमें हाथ में नहीं आएगा, ये एग्रीमेंट बहुत जल्दी होने वाला नहीं है। समझ गए। अब इस सेंटेंस में देखने वाली चीज क्या थी, अगर एग्रीमेंट की वर्ब अपीयर्स नहीं पता लगी या अपीयर्स का सब्जेक्ट आपको एग्रीमेंट नहीं लगा, आपको लगा फार्मर्स की वर्ब है अपीयर्स, है ना, क्वेश्चन की वर्ब से अपीयर्स, तो आप इस सेंटेंस को नहीं समझ सकते। इसलिए बहुत जरूरी है ब्रेक करें और सब्जेक्ट और वर्ब को समझें। ये एग्रीमेंट, ये अपीयर्स इसकी वर्ब। अब वर्ड्स बता देता हूं आपको। अनरिलेंटिंग का मतलब है जो रिलेंट ना करे, इसको रेलेंटलेस भी बोलते हैं, अनयील्डिंग भी बोलते हैं। दोनों का मतलब है जो सरेंडर ना करे या रिलेंट ना करे। क्रूअल, मर्सीलेस, रूथलेस और फियर्स भी होता है ना। जो आदमी आपके सामने सरेंडर नहीं कर रहा, बहुत ही वो क्रूअल होगा, मर्सीलेस होगा, रूथलेस होगा, फियर्स होगा, है ना। वो आपके सामने हथियार नहीं डालेगा। कॉन्ट्राडिक्टरी होता है जो आपस में उल्टी हो। पैराडॉक्सिकल बोल सकते हो, कॉन्फ्लिक्टिंग बोल सकते हो, इनकंसिस्टेंट बोल सकते हो, एडजेक्टिव है। एल्यूसिव का मतलब होता है जो एल्यूड करे। देखो एल्यूड से ही एल्यूसिव नाम का वर्ड बना है इस वर्ब से। एल्यूड की आईएनजी फॉर्म भी एक एडजेक्टिव होता है और एल्यूसिव भी एक एडजेक्टिव होता है। अगर एल्यूड का प्रेजेंट पार्टिसिपल मुझे बनाना है तो उसके लिए मेरे पास वर्ड है एल्यूसिव। समझ रहे हो मेरी बात को। एल्यूडिंग लिखने की बजाय मैं एल्यूसिव लिखूंगा, इसका प्रेजेंट पार्टिसिपल ही एल्यूसिव है। तो बहुत सारे ऐसी वर्ब्स हैं जिनका प्रेजेंट पार्टिसिपल के लिए अपने पास एक अलग से जो है एडजेक्टिव है ना। एल्यूसिव के लिए स्लिपरी और इवेसिव नाम के सिनोनिम्स भी यूज कर सकते हो। दोनों का मतलब है जो हाथ में ना आए। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहा विद द फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशंस कॉलिंग फॉर अ ब्लॉकेज ऑफ दिल्लीज हाईवेज टू जयपुर एंड आगरा बाय December 12th, टेंशंस में एस्केलेट फर्दर। बहुत ही सिंपल है। कह रहा विद के साथ ही, अच्छा भाई किसके साथ ही,
फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के कॉल फॉर करने के साथ ही, फार्मर ऑर्गेनाइजेशन के डिमांड करने के साथ ही। अच्छा, किस चीज का डिमांड? एक ब्लॉकेड का, एक बंद का। और किसका ब्लॉकेड होगा? दिल्ली हाईवे टू जयपुर और आगरा, है ना। और कब? दिसंबर 12 तक। कह रहा है इस डिमांड के साथ ही, इस फार्मर ऑर्गेनाइजेशन की आह्वान के साथ ही, कॉल फॉर के साथ ही टेंशन जो है ना वो और एस्केलेट कर सकती हैं फर्दर और आगे, है ना। और ज्यादा तनाव बढ़ सकता है देश की राजनीति के अंदर। एस्केलेट का मतलब होता है किसी चीज को बढ़ाना, ऊपर लाना। आपने एस्केलेटर सुना होगा, ज्यादातर बड़े रेलवे स्टेशन पे तो मिलेगा ही आपको, छोटे में भी मिलेगा। स्वचालित सीढ़ियां क्या होती हैं? वो आप नीचे खड़े होंगे, वो ऊपर तक आपको ले जाएंगी। आप खड़े हो जाओ, वो एस्केलेट कर देंगे, आपको हवा में ऊपर ले आएंगी। तो वो जो स्वचालित ऑटोमेटिक लैडर्स होती हैं उसको एस्केलेटर बोलते हैं, क्योंकि वो एस्केलेट करती हैं, ऊपर लाती हैं। इसीलिए एस्केलेट का मतलब होता है चीजों को ऊपर लाना, टेंशन को ऊपर लाना, इसका मतलब है यहाँ। कॉल फॉर मतलब किसी चीज की डिमांड करना। अब एक काम करेंगे अब सबके सब लोग, कॉल फॉर पे बहुत सारे, इनफैक्ट 10 से 12 हमारे पास ईडियम्स और फ्रेजेज हैं, है ना। फ्रेजल वर्ब्स भी हैं और ईडियम्स भी हैं। कितनी हो गई है? 8 से 10 हो गई। आप सभी को मैं मौका दूंगा, एक बार अपनी वीडियो को पॉज करें, सभी को दिमाग में सोचें किसका क्या मीनिंग होता है। ये सब वही है जो मैं आपको कई बार करवा चुका हूं, ये रिवीजन का वक्त है। सब लोग कोशिश करेंगे मेरा मुंह देखे बिना, फिर मैं इनको करवाने वाला हूं एक एक करके, 2 मिनट में इनको सीखेंगे। चलिए, अब देखो ये वही काम है जो टॉपर्स करते हैं, आपको भी करना है। अगर किसी चीज को कर रहे हो तो पूरे मन से एक साथ करो। कॉल वर्ड को पकड़ा है ना, तो कॉल के ऊपर कुछ छूटना नहीं चाहिए। ये डिक्शनरी में आपको मिल जाएंगी, कोई भी अच्छी डिक्शनरी उठाओगे तो। चलो आ जाओ। कॉल ऑन या फोन, कॉल फॉर, दोनों का मतलब होता है किसी की डिमांड करना। लेकिन यहां पे किसी डिमांड करना ह्यूमन की, लिविंग बीइंग की, किसी लिविंग बीइंग की, है ना। ह्यूमन बीइंग बोल दो या लिविंग बीइंग बोल दो, ह्यूमन की। और कॉल फॉर का मतलब है किसी इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट की डिमांड करना। अब इस केस में किसानों ने कॉल फॉर किया है, कॉल फॉर किया है अ ब्लॉकेट। ब्लॉकेट तो इंसान होता नहीं, इसलिए यहां पे कॉल फॉर आया है ना। इन्होंने बोला है भी ब्लॉकेट करेंगे, उसका डिमांड किया है इन्होंने। लेकिन कॉल अपॉन या ऑन करते हो आप किसी इंसान पे, जैसे मोदी जी कॉल्ड अपॉन द यूथ ऑफ द कंट्री। मोदी जी ने यूथ का आह्वान किया, उनको डिमांड किया कि भाई आगे आओ, तुम कुछ करो, है ना, देश के लिए। तो यहां पे ऑन या अपॉन होगा ह्यूमंस के लिए, और फॉर लगेगा इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स के लिए। दोनों का मतलब ऑलमोस्ट एक जैसा है। कॉल एट का मतलब होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी गाड़ी का थोड़ी, किसी भी चीज का थोड़ी देर के लिए कहीं पे रुकना। जैसे राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस कॉल्स एट जयपुर, जयपुर फॉर 5 मिनट्स। राजधानी 5 मिनट के लिए जयपुर में रुकती है, समझ गए ना। तो कहीं भी आप थोड़ी देर के लिए रुकेंगे, आप कॉल ऐड करेंगे उस जगह पे। कॉल आउट करना होता है किसी को चैलेंज करना, इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कॉल करके बाहर बुलाया उसके घर के, चैलेंज करके, चुनौती देके उसके घर से उसको बुलाया ताकि आप उससे पीट सके, है ना, उससे आप अपना बदला ले सके। कॉल आउट करना मतलब चैलेंज करना। कॉल अप करना होता है किसी को फोन कॉल करना, किसी को फोन कॉल करना। कॉल अप करने का मतलब यही है, आपने फोन कॉल किया अपना किसी जो है लैंडलाइन से या मोबाइल फोन से। कॉल ऑफ करने का मतलब होता है कैंसिल करना। जब किसानों को अपनी मांगे मिल जाएंगी तब किसानों के लिए न्यूज आएगी, हेडलाइन, द फार्मर्स कॉल ऑफ देयर स्ट्राइक। ध्यान रखना इसमें डबल एफ आएगा, सिंगल वाला नहीं है। द फार्मर्स या फार्मर ऑर्गेनाइजेशंस कॉल ऑफ देयर प्रोटेस्ट, सबने अपना धरना कैंसिल कर दिया है, घर लौट रहे हैं, है ना, कॉल ऑफ। अब देखो ये इडियम्स आ गई, ये सभी फ्रेजल वर्ब्स थी, ये आपको आनी चाहिए, अब इडियम्स है। तो कॉल अ स्पेड, स्पेड, स्पेड का मतलब होता है, देखो ये बना है कालों से, निगरों से, वो सब काले थे। स्पेड का पत्ता भी काला होता है ना, स्पेड मतलब जो अपने खेलते हो ना आप कार्ड्स, उसमें स्पेड होता है काले रंग का। तो कॉल ए स्पेड, स्पेड ये उस वक्त की इडियम है, इसका मतलब होता है मैं तो काले को काला ही बोलूंगा, मैं कैसे काले को गोरा बोल दूं, है ना। थोड़ी सी रेसिस्ट इडियम है लेकिन अभी भी चालू है यूज में आनी। इसका मतलब होता है सही को सही बोलना, टू से द बिटर ट्रूथ, टू से द बिटर ट्रूथ। आप पढ़ते लिखते हो नहीं, मेरे से पूछ रहे हो सर मैं इंग्लिश कब सीख जाऊंगा। अब मेरे मन में तो आ रहा है यार तू पढ़ता तो है नहीं, तू क्या सीखेगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ यार 1 महीने में सीख जाओगे, तो मैं आपको मक्खन लगा रहा हूँ, है ना। लेकिन मुझे आपको एक्चुअल में स्पेड करना चाहिए और बोलना चाहिए तू नहीं सीख सकता, तू पढ़ता तो है नहीं, है ना। तो सेड अ बिटर ट्रूथ इज टू कॉल अ स्पेड, काले को काला बोलना, स्पेड को स्पेड बोलना। टू कॉल इट अ डे, टू कॉल इट अ डे, टू एंड अ डेज टास्क। जब शाम को 8 बज जाते हैं, अब ऑफिस से घर जाना होता है, तो अपने दोस्तों से बोलते हो लेट्स कॉल इट अ डे, चलो घर चलें, आज का काम खत्म करें, टू एंड टूडेज टास्क, घर चलते हैं, कॉल इट अ डे।
टू कॉल इट क्विट्स इसका मतलब होता है, क्विट नाम के वर्ड से पकड़ के रखना। टू कॉल इट क्विट्स का मतलब होता है किसी अग्रीमेंट को लेकर के आना दो लड़ने वाली पार्टियों के बीच में। मान लो दो लोग हैं आपस में लड़ रहे हैं, एग्रीमेंट किसी चीज पे बहस कर रहे हैं, लास्ट में दोनों ने बोला चलो लड़ाई लड़ाई माफ करो। हिंदी में इसका मतलब यही है, चलो लड़ाई लड़ाई माफ करो, मतलब खत्म करो अब झगड़ा, अपना अग्रीमेंट कर लेते हैं, इस बात पे अब और फिर लड़ाई नहीं करेंगे। अपने इसको बोलते हैं कॉल इट क्विट्स। क्विट का मतलब यही होता है ना, क्विट करते हैं, अपने लड़ाई वड़ाई अब नहीं करेंगे, कॉल इट क्विट करते हैं। कॉल द शॉट्स का मतलब होता है टू टेक डिसीजंस, टू टेक डिसीजन। शॉट का मतलब होता है गोली। आप जब कॉल करोगे शॉट्स को तो आपके इशारे पे गोलियां चलेंगी, आप ही डिसीजन लेने वाले हो, आप जहां बोलोगे वहीं गोली चला देंगे गोली चलाने वाले, समझ गए ना। कॉल द शॉट्स वही इंसान करता है जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो ये सब के सब कॉल पे बनते हैं मेरे भाई, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हो, सब कर सकते हैं। फर्क यही है जिसने इस काम को किया, सबको सीखा, वही टॉपर बनने की रास्ते पे आएगा, है ना। सब लोग इसको नोट करना साफ साफ। चलो आगे बढ़ेंगे। कह रहा लार्ज नंबर ऑफ दीज फार्मर्स फ्रॉम द नेबरिंग स्टेट्स ऑफ द नेशनल कैपिटल आर कैंपिंग एट लोकेशंस अराउंड इट फॉर 2 वीक्स नाउ। कह रहे एक बहुत ही बड़ा नंबर जो है इन फार्मर्स का, इन किसानों का, और कहां से, नेबरिंग स्टेट से, पड़ोस वाले राज्यों से, और किसके भाई, नेशनल कैपिटल दिल्ली के। कह रहे ये जो नंबर है आर कैंप कर रहा है, ये कैंप कर रहा है, रुका हुआ है कहां पे, लोकेशंस पे, इसके आसपास 2 वीक के लिए अभी, है ना। कैंप का मतलब होता है रुक जाना, कहीं पे ठहर जाना, है ना। तो बहुत ही बड़ा नंबर ऑफ फार्मर्स जो हैं आसपास कैंप कर रहे हैं दिल्ली की लोकेशंस के, अभी 2 वीक हो गए हैं, 15 दिन इनको हो चुके हैं। यहाँ पे छोटा सा ग्रामर कॉन्सेप्ट है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। नंबर वाला देखो, नंबर पे इस तरह की 3-4 पोजीशन बनती है, सिचुएशन बनेगी, अ नंबर ऑफ, अ पोर्शन ऑफ, अ प्रोपोर्शन ऑफ, या द नंबर ऑफ। ध्यान रखेंगे सबके बाद में प्लूरल नाउन ही आएगा, अ नंबर ऑफ, अ पोर्शन ऑफ, अ प्रोपोर्शन ऑफ, द नंबर ऑफ, और उनके बाद में, इन तीनों के बाद में आएगी प्लूरल वर्ब, और इसके बाद में द नंबर ऑफ के बाद में आएगी सिंगुलर वर्ब। इस टॉपिक को मैंने लॉजिक से बहुत बार समझाया है ना, आज मैं इसको लॉजिक से नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने कई बार आपको बता चुका हूं। ये आज अपने सीधे सीधे फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूं, इन दोनों क्वेश्चंस को आप सोल्व करें, है ना। फिर से बता दूंगा कभी टाइम देकर के लॉजिक के साथ, आज नहीं बता रहा हूं, सिर्फ फॉर्मूला बता रहा हूं। फॉर्मूला आपके सामने है, इन फॉर्मूलाज को लगाओ दोनों क्वेश्चंस पे और सही करो दोनों सेंटेंस को, फिर मैं करवाता हूं। चलो, अ नंबर ऑफ का मतलब है बहुत सारे, अ पोर्शन ऑफ का मतलब है बहुत बड़ा हिस्सा, अ प्रोपोर्शन का मतलब है एक बहुत बड़ा हिस्सा, द नंबर का मतलब है वो खास नंबर, वो खास आंकड़ा, है ना। वो खास आंकड़ा तो मतलब वो सिंगुलर होगा, और ये बहुत बड़े लोग हैं, बहुत सारे हैं, तो ये प्लूरल होंगे। अब मैं कह रहा हूं अ ह्यूज नंबर ऑफ मैन वॉज वेटिंग एट द स्टेशन। स्टेशन पे बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे। अब आप देखोगे सर अ लगा हुआ है, अ के हिसाब से तो वाज ठीक है और मैन भी ठीक है, पर ध्यान रखना अ नंबर ऑफ, चाहे इसके बीच में मैं लिख दूं अ ह्यूज नंबर ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, अ एस्ट्रोनॉमिकल नंबर ऑफ, है ना, कुछ भी मैं लिख दूं ये सिंगुलर नहीं प्लूरल ही होगा, बीच में चाहे ह्यूज आ जाए चाहे लार्ज आ जाए, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, अ ह्यूज नंबर ऑफ को प्लूरल ट्रीट करना है, मैन की जगह करना है मैन, इनके बाद में हमेशा प्लूरल नाउन आता है, और इसकी वर्ब आएगी मैन की वर, ठीक है। अ ह्यूज नंबर ऑफ मैन वर वेटिंग एट द स्टेशन, प्लूरल नाउन प्लूरल वर्ब। अगला देखो, द नंबर ऑफ मैन वेटिंग एट द स्टेशन वर इंक्रीजिंग, तो द नंबर ऑफ सिंगुलर होगा, इसके बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा लेकिन वर्ब सिंगुलर आएगी, है ना। तो मैन तो ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन स्टेशन के बाद में वर्ब आएगी वॉस। बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, लॉजिक भी यही है, द नंबर ऑफ सब्जेक्ट होता है, ये द नंबर एक सिंगुलर है इसलिए सिंगुलर वर्ब लेगा, और अ ह्यूज नंबर ये एक एडजेक्टिव होता है, इसके बाद में मैन नाम का नाउन जो कि प्लूरल होगा, उसकी वर्ब भी प्लूरल होगी। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आज के क्विज में यूज होगा, ये चार्ट आप देख लेना, इससे आपको हमेशा याद रहेगा ये, है ना। आ जाओ, कह रहा आफ्टर सेवरल राउंड्स ऑफ टॉक्स द सेंटर हैज नाउ ऑफर्ड अ रिटन एश्योरेंस दैट government procurement at minimum support price would remain, along with proposals to amend the laws to deal with farmers' concerns regarding parity between state-run and private mandis, registration of traders and dispute resolution mechanisms। कह रहे जो बहुत सारी राउंड्स ऑफ टॉक्स के बाद, है ना, कई सारे चरणों के बाद जो बातचीतों के हैं, कह रहा उसके बाद हुआ क्या, सेंटर ने ऑफर किया है लिखित में एक एश्योरेंस को
कि जो गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है, सरकारी खरीद है, और किस पे, एमएसपी पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे, वो बनी रहेगी, दैट वुड रिमेन, है ना। अच्छा, एक किसके साथ में दिए एश्योरेंस, साथ ही साथ अलोंग विद, साथ ही साथ उन प्रपोजल्स के जो है अमेंड करने के लॉज को, ताकि वो डील विद कर पाए, निपट पाए फार्मर्स के कंसर्न्स के साथ, और जो कि है रिगार्डिंग पैरिटी के, बराबरी के, और किस किस के बीच, स्टेट रन और प्राइवेट मंडीज के बीच। तो सरकार बोलती है जैसे स्टेट की मंडी होती है, सरकारी मंडी होती है, वैसे ही प्राइवेट मंडी को हम ट्रीट करेंगे। आप दोनों को ही लगता हुआ देखोगे टैक्स, है ना, बराबरी का टैक्स लगेगा। अच्छा, और किस पे, रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेडर्स पे, दोनों ही जगह एक जैसे ही ट्रेडर रजिस्टर करेंगे, सबके रजिस्ट्रेशन की एक ही तरह की जो है ना एलिजिबिलिटी होगी। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म पे, अगर आपका डिस्प्यूट हो जाए किसी अंबानी अडानी से, तो उसका रेजोल्यूशन मैकेनिज्म वही होगा जो पहले होता था, एक सही मैकेनिज्म होगा, आप कोर्ट भी जा सकते हो, है ना। मैकेनिज्म का मतलब होता है सिस्टम या अपरेटस भी इसको बोलते हैं। लंबा सेंटेंस है पर सिंपल सेंटेंस है ना। सरकार ने ऑफर किया है 3 चीजों को रिटर्न इंश्योरेंस में। पहली चीज है कि एमएसपी रहेगा, उसके साथ साथ कई चीजें और भी हैं कि आप जो कहते हो मंडियों के बीच में हम पैरिटी भी रखेंगे, और साथ ही साथ रजिस्ट्रेशन भी होगा ट्रेडर्स का पहले की तरह ही, और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म भी होगा, है ना। लंबे सेंटेंस पर सिंपल सेंटेंस है। अब इसमें देखने वाली चीज, सब्जेक्ट वर्ब मिला लेना, डील विद करना मतलब निपटना, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम या अपरेटस। अपरेटस अपने आप में सिंगुलर और प्लूरल दोनों है, अपरेटस को प्लूरल बनाने की जरूरत नहीं है। मान लो कई सारे मैकेनिज्म्स लिखे हैं, है ना, यहाँ एस लगा हुआ है, अपरेटस के पीछे आपको एस या ईएस लगाने की जरूरत नहीं है। ये वर्ड सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही ऐसे यूज होता है ना। अच्छा, डील विद के 2 सिनोनिम होते हैं, ग्रैपल विद और टैकल विद। आप मुझे बताएंगे सबके सब लोग, ग्रैपल विद और टैकल विद, इन दोनों में से किसके आगे मुझे विद नहीं लगाना था। देखो, डील के बाद में तो विद आता ही है, डील विद एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब है किसी से निपटना। लेकिन ग्रैपल विद या टैकल विद, इनका मतलब भी यही होता है, बस दोनों में से एक के आगे विद नहीं आता। सब लोग कोशिश करके मुझे बताएंगे अभी मैं किसके आगे विद लगा के यहाँ पे गलत लिख करके मैंने छोड़ा है, डालना कमेंट्स में, आना चाहिए, बहुत ही कॉमन सी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे दीज अश्योरेंसेस आर इन रिस्पॉन्स टू द कंसर्न्स बीइंग रेज्ड बाय द फार्मर्स बट दे फाइंड देम इनएडिक्वेट एंड हाफ हार्टेड। कह रहे ये जो अश्योरेंसेस हैं, ये जो भरोसा जताया है सेंटर ने, तसल्लियां दी है, अश्योरेंस का मतलब होता है तसल्लियां, है ना। ये जो तसल्लियां हैं, ये रिस्पॉन्स में है, प्रतिक्रिया में है उन कंसर्न्स के, उन चिंताओं के जो कि रेज किए जा रहे हैं फार्मर्स के द्वारा। कह रहे बट दे फाइंड देम इनएडिक्वेट एंड हाफ हार्टेड, लेकिन यही फार्मर्स को ये सब लग रहे हैं इनएडिक्वेट, अपर्याप्त, और हाफ हार्टेड, बिना मन के किए हुए। फार्मर्स को क्या लगता है, जब जब आपको मजबूर करते हैं तब आप थोड़ा सा रिस्पांस देते हो। अब वो अपने घर लौट जाएंगे ना, तो आप जो ये कह रहे हो इससे फिर जाओगे, है ना। आप तो वैसे ही हमें धोखा देते हो बार बार, तो आप हाफ हार्टेड रिस्पांस दे रहे हो हमें। जब हम आपको मजबूर करेंगे तब आप थोड़ा सा काम करोगे, तो हम आपको फुल मजबूर करते हैं, आप ये लॉज ही वापस ले लो, तीनों के तीनों कानून वापस ले लो, है ना। ये इस लाइन का मतलब है। बीइंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका मतलब क्या होता है, परसों ही बताया था मैंने, बीइंग वाले चैप्टर में एज एन एडजेक्टिव यूज हो रहा है। कंसर्न्स बीइंग रेज्ड का मतलब ये भी हो सकता है कंसर्न्स दैट आर बीइंग रेज्ड, है ना। इस तरह से भी बीइंग को आप यहां पे देख सकते हैं। बीइंग की वीडियो देख लेना, परसों वाली, सारे यूज करवाए हैं, बीइंग के सारे यूज क्या होते हैं, है ना। चलो आ जाओ। कह रहे दे हैव डिसाइडेड टू इंटेंसिफाई द स्ट्राइक डिमांडिंग कंप्लीट रिवील ऑफ द कंट्रोवर्शियल लॉज। अब यही वही बात कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे उन्होंने डिसाइड कर लिया है, अब आपको हम पूरा मजबूर करेंगे। उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि इंटेंसिफाई करेंगे स्ट्राइक को और इंटेंसिव बनाएंगे। और कैसे किया है काम, डिमांड करते हुए पूरी तरीके से रिपील को, पूरी तरीके से विड्रॉल को, तीनों बहुत ही विवादास्पद कानूनों के, ठीक है ना। रिपील का मतलब होता है कंप्लीट कैंसिलेशन, विड्रॉल किसी चीज का क्वैश करना, इसके लिए एक वर्ड है क्वैशिंग। क्वैशिंग, वो चाहते हैं भाई तीनों लॉस को पूरा ही वापस ले लो। अब हम इसके अपने जो है बंद को और इंटेंसिफाई करेंगे और आपको मजबूर करते हैं। यहाँ पे डिमांडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब दो काम एक साथ हो रहे होते हैं तो फर्स्ट काम को आप वर्ब की मेन वर्ब बनाते हो, जैसे यहाँ पे हैव डिसाइडेड, और डिमांडिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन को दिखा रहा है। जब इन्होंने डिसाइड किया स्ट्राइक को इंटेंसिफाई करेंगे, तभी ये डिमांड भी कर रहे थे कि लॉज को हम रिपील भी करवाएंगे। कह रहे द गवर्नमेंट हैज रूल्ड आउट देयर रिपील सेटिंग द स्टेज फॉर ए शोडाउन। सरकार ने रूल आउट कर दिया है, सरकार ने खारिज कर दिया है इन लॉज की रिपील को, इन लॉज के विड्रॉल को। अच्छा, ये काम कैसे किया सरकार ने, सेट करते हुए स्टेज को, तैयार करते हुए एक प्लेटफॉर्म को
एक शोडाउन के लिए, एक बहुत ही बड़े जुलूस के लिए। शोडाउन का मतलब होता है क्लैश, कन्फ्रंटेशन, है ना, एक बहुत ही बड़ा जुलूस सा होता है ना, जिसमें दो पार्टीज आपस में लड़ाई करती हैं, उसको कहते हैं शोडाउन। तो कह रहे सरकार ने भी सामने से बोल दिया है कि नहीं करेंगे रिपील, और सेट कर दिया एक प्लेटफॉर्म को, स्टेज को, एक आपसी भिड़ंत के लिए। चलो आगे बढ़ेंगे। सेटिंग भी यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जब सरकार ने खारिज किया तब सरकार ने प्लेटफॉर्म भी सेट कर दिया, सेट द स्टेज कर दिया। कह रहा फार्मर्स howsoever politically empowered they might be in some parts of the country are at the mercy of market forces and government policy all the time। कह रहा किसान howsoever, चाहे कितने भी, howsoever एक हेडवर्ब होती है, how प्लस so प्लस ever से मिलकर बनी है, इसका मतलब है चाहे जितना भी, है ना, हेडवर्ब डिग्री। कह रहे किसान चाहे कितने भी पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो, कहां पे, दे माइट भी, वो हो सकते हैं सम पार्ट्स ऑफ कंट्री में, है ना, देश के कुछ हिस्सों में, पंजाब और हरियाणा में। कह रहे किसान चाहे कितने भी सियासी तौर पे पावरफुल हो, पंजाब और हरियाणा की अगर बात करें, कह रहे वो सबके सब हैं आर एट द मर्सी ऑफ, मर्सी पे, दया पे, और किसकी, मार्केट फोर्सेस की और गवर्नमेंट की पॉलिसी की, ऑल द टाइम, हमेशा। तो कह रहे किसान चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, कितना भी पैसे वाला हो जाए, कितना भी पॉलिटिकली एम्पावर्ड हो जाए किसी भी पार्ट में देश के, लेकिन लास्ट में वो हमेशा दया पे रहता है, सरकारी पॉलिसी की और मार्केट फोर्सेस की, है ना, इनकी दया से ही किसानी वो करता है, खेती करता है। सेंटेंस पे देखने वाली चीज दो हैं, हाउसओएवर आप देख लें, जब भी आपको लिखना हो ना, चाहे जितना भी, तो आप हाउसओएवर लिख करके बताएं, है ना। इसके बाद में जनरली एक एडजेक्टिव आएगा उसकी डिग्री को बताने के लिए। अब देखो एट द मर्सी ऑफ एक ये फ्रेज होता है, अगर अभी मैं आपको क्लोज टेस्ट बना के दूं, है ना, अब यहाँ पे मर्सी की जगह मैं उड़ा करके लिख दूं पार्डन, पार्डन मर्सी का एक सिनोनिम है ना। अब आप बोलो सर यहाँ पे पार्डन क्यों नहीं आया, तो ये पढ़ने और ना पढ़ने वाले के बीच का डिफरेंस होगा। ये एट द मर्सी ऑफ को अगर आप 6 महीना रोज 10 पेज पढ़ोगे ना, तो कम से कम 60 बार पढ़ लोगे, और एट द पार्डन ऑफ नाम का फ्रेज आप कहीं भी नहीं पढ़ोगे। तो आप कहते हो सर यहाँ पे पार्डन क्यों नहीं आ सकता, हमारे हिसाब से तो वो सिनोनिम है मर्सी का। ध्यान रखो, मर्सी का सिनोनिम पीटी भी होता है, पार्डन भी होता है, लेकिन ये फ्रेज एट द मर्सी ऑफ ही है। जब भी आप किसी की दया पे होगे ना, तो एट द मर्सी ऑफ ही होगे। इसलिए क्लोज टेस्ट में जो लोग रीड करते हैं ना, रीड, उनको पता होता है क्या आएगा। इसलिए कुछ लोग बोलते हैं सर यहाँ पे सिनोनिम है, ये क्यों नहीं आया, इसलिए नहीं आया मेरे भाई, आता ही नहीं है, फ्रेज तो एट द मर्सी ऑफ ही है। चलो आगे बढ़ते हैं, रीड करना शुरू करें रोज। कह द सेंटर अपीयर्स विलिंग टू ब्रेजन इट आउट इन द फेस ऑफ स्टिफ ऑपोजिशन फ्रॉम द पीपल मोस्ट अफेक्टेड बाय द लॉस। कह रहा सेंटर दिखाई देता है विलिंग, तैयार। अच्छा, किस काम को करने को, ब्रेजन इट आउट करने को, बेशर्मी से अड़े रहने को। इसका मतलब यही होता है, ब्रेजन इट आउट का मतलब होता है बेशर्मी से किसी काम में अड़े रहना। कह रहा सेंटर दिखाई देता है कि वो तैयार है, बेशर्मी से अड़ा रहेगा, इन द फेस ऑफ, सामना करते हुए, इस स्टिफ ऑपोजिशन का, इस कड़े जो है विरोध का। और कहां से आया है विरोध, उन लोगों से आया है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हैं इन लॉज के द्वारा, जिनके लिए कानून बनाया उनको ही पसंद नहीं आया, और आप जो है अड़े हुए हो उन कानून के सामने और ब्रेजन इट आउट कर रहे हो बेशर्मी के साथ। अब इस फ्रेज को अपने समझते हैं, ब्रेजन इट आउट कैसे बना है। टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग शेमलेसली, आपने किसी को बोला, 4 बार टोका, फिर आपने देखा वो वही कर रहा है, वहां पे इस फ्रेज को यूज किया जा सकता है। ब्रेजन का मतलब होता है बिना शर्म का, है ना, समझ रहे हो ना, ब्रेजन का मतलब ही होता है बेशर्मी। तो ब्रेजन इट आउट फ्रेज का मतलब होता है बेशर्मी से किसी काम को लगातार करते रहना। चलो आगे बढ़ेंगे, सिंपल सा ये वाला फ्रेज है, अच्छे से याद रखना, ब्रेजन इट आउट। कह रहा इन दिस बैटल ऑफ अनइक्वल्स द गवर्नमेंट शुड लुक एट द जस्ट सेटलमेंट नॉट अ पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइज। कह रहा है ये जो बैटल ऑफ अनइक्वल्स है ना, ये जो लड़ाई है असमानों की, अनइक्वल्स मतलब एक तरफ तो किसान, दूसरी तरफ किसान, एक तरफ तो किसान, दूसरी तरफ सरकार। तो कह रहा है ये बिना बराबरी वालों की जो बैटल है, इसमें सरकार को देखना चाहिए एक जस्ट सेटलमेंट पे। जस्ट का मतलब है रीजनेबल, है ना, बिल्कुल सही हो, जो बिल्कुल न्यायपूर्ण हो। तो ऐसा जस्ट सेटलमेंट सरकार को करना चाहिए, ना कि एक सियासी कॉम्प्रोमाइज करना है। ऐसा नहीं है सर, जब किसान दिल्ली से जयपुर का बंद करेंगे उस दिन आप उनको एक एमएसपी पे कानून बना के दोगे, तो आप तो कॉम्प्रोमाइज कर रहे हो ना, कॉम्प्रोमाइज मत करो, ये आपके बराबर नहीं है, बहुत छोटे हैं, इनसे जस्ट सेटलमेंट करो और आज ही इनको उनके घर भेज दो, है ना। कॉम्प्रोमाइज करने का मतलब नहीं है, यहाँ पे एक सेटलमेंट चाहिए इन लोगों को। कह रहे द अंडरलाइंग प्रीमाइस ऑफ द सेंटर दैट फार्मर्स विल बी बेटर ऑफ इन एन ओपन मार्केट नीड्स टू बी क्वालिफाइड। कह रहे जो अंडरलाइंग प्रीमाइस है, प्रीमाइस का मतलब होता है आधार, अंडरलाइंग का मतलब होता है जो अंडर में लाई कर रहा हो, जो छुपा हुआ हो, जो कंसील्ड हो। कह रहा है इस पूरे कानूनों के अंदर जो छुपा हुआ आधार है सेंटर का, वो ये कि
फार्मर्स होंगे और बेटर ऑफ एक ओपन मार्केट में, एक खुले बाजार में। कह रहे ये प्रीमाइस है ना, इसको जरूरत है क्वालिफाई करने की। सेंटर को इस प्रीमाइस पे फिर से नजर मारनी चाहिए। क्या अंबानी और अडानी के ही बाजार में उतरने से किसानों को फायदा होगा? किसान तो कह रहे हैं हमें नहीं होगा। सेंटर को इस प्रीमाइस को फिर से देखना चाहिए कि क्या किसान वास्तव में बेहतर होंगे या नहीं होंगे। ओपन मार्केट का मतलब यही होता है, कोई भी आ सकता है, सिर्फ किसान नहीं, कोई भी बड़ा बिजनेसमैन खेती में अपने हाथ आजमा सकता है ना। अब इसमें देखने वाली चीजें देखना, बेटर ऑफ का मतलब होता है आप बेहतर होंगे किसी काम को करने के बाद। इसका उल्टा होता है वर्स ऑफ, है ना, वर्स ऑफ। बेटर ऑफ मतलब बेहतर, वर्स ऑफ का मतलब है पहले से खराब। यहां पे अंडरलाइंग वर्ड मैंने आपको समझा दिया है। ये विल बी पे मैंने क्या लिखा है, ये लिखा है ना, और कुछ नहीं है। हाँ, अब एक चीज देखना, प्रीमाइस के आगे अगर एस लगा दूं तो ये वर्ड बदल जाता है। वैसे ही वाटर के आगे अगर एस लगा दूं तो ये वर्ड भी बदल जाता है। वुड के आगे लगा दूं, स्पेक्टेकल के आगे लगा दूं, आयरन के आगे लगा दूं, ब्लाइंड के आगे लगा दूं, मैनर के आगे लगा दूं। बहुत ही इंटरेस्टिंग है सारे के सारे वर्ड्स। जैसे ही आप इस साइड का वर्ड यूज करोगे बाई साइड का, उसका मतलब कुछ और होगा, लेकिन दाई साइड में अगर एस लगा के इसी वर्ड को यूज करोगे तो ये कुछ और होगा। मैं एक बार आपको रिपीट कर देता हूं, जो लिखना सके लिख सके वो लिख ले, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग है ना। प्रीमाइस का मतलब है आधार, प्रीमाइसिस का मतलब होता है बाउंड्री। अगर आपके घर की बाउंड्री है उसको प्रीमाइसिस बोलेंगे, ना कि प्रीमाइस बोलेंगे। प्रीमाइस का मतलब होता है बेस या आधार। वाटर मतलब पानी, वाटर्स मतलब आपकी समुद्री सीमा, वाटर्स ऑफ इंडिया, इंडिया की समुद्री सीमा, समझ गए ना, समुद्री लिमिट्स। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स का मतलब जंगल। स्पेक्टेकल का मतलब नजारा, स्पेक्टेकल्स का मतलब चश्मा। आयरन का मतलब लोहा, आयरन्स का मतलब जंजीरें। ब्लाइंड का मतलब अंधा, ब्लाइंड्स का मतलब पर्दे। ब्लाइंड्स का मतलब पर्दे, जो पर्दे आते हैं ना बड़े बड़े, वो ब्लाइंड्स होते हैं, है ना। मैनर का मतलब तरीका, मैनर्स का मतलब तमीज। और भी हैं 10-12, इन पे एक अलग से वीडियो करूंगा स्पोकन वाले चैनल पे। आज एक वीडियो आने वाली है स्पोकन वाले चैनल पे वोकैबुलरी की, है ना, स्पोकन इंग्लिश लैब। आप जाकर के शाम को 8 बजे अपना रिमाइंडर डाल लेना, वीडियो अपलोड कर दी है मैंने। तो ये सब के सब जो है ना वर्ड्स, लेफ्ट साइड में अलग तरीके से, राइट साइड में अलग तरीके से, आप इनको नोट करें। ऐसे और 5-7 हैं, एक ही वीडियो में एक साथ आपको करवाऊंगा, है ना। चलो आ जाओ, आज के क्विज में यूज होगा ये प्रीमाइस वाला, देख लेना। वहां पे मत बोलना सर याद नहीं है मुझे। कह नो कंट्री सीरियस अबाउट फूड सिक्योरिटी कैन लीव फार्मिंग एंड मार्केटिंग ऑफ प्रोड्यूस एंटायरली टू मार्केट फोर्स। कह रहे कोई भी कंट्री जो सीरियस है फूड सिक्योरिटी के बारे में, जो अनाज की खाने की खाद्य सुरक्षा के बारे में थोड़ी संजीदा है, वो नहीं छोड़ सकती फार्मिंग को, फार्मिंग और मार्केटिंग को, प्रोड्यूस की, है ना, फसल की, पूरी तरह से मार्केट फोर्सेस पे। कह रहे एक ऐसी कंट्री इंडिया जैसी, जहां पे इतने लोग रात में भूखे सोते हैं, वहां पे अंबानी और अडानी का फार्मिंग कम्युनिटी में कोई काम नहीं है ना। खेती के अंदर मार्केट फोर्सेस के भरोसे खेती को ऐसे एक देश में नहीं छोड़ा जा सकता। कह रहा इवन द मोस्ट फ्री मार्केट कंट्रीज एंड द WTO एक्नॉलेज दिस। कह रहे यहां तक कि सबसे खुले बाजारों वाले देश और WTO भी है, वो भी एक्नॉलेज करता है इस चीज को, वो भी दोनों इस चीज को मानते हैं कि मार्केट फोर्सेस के भरोसे खेती को ना छोड़ें। पर इंडिया में यही हो रहा है इन बिलों के जरिए। कह रहा इंडियाज एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड इट्स क्रॉप पैटर्न बोथ अनडाउटेडली रिक्वायर रिफॉर्म्स। कह रहे इंडिया की एग्रीकल्चर मार्केटिंग जो है और यहां पे जो फसल का पैटर्न है, खेती का जो तरीका है, दोनों ही बिना डाउट के जरूरत रखते हैं रिफॉर्म्स की। ऐसा नहीं है इंडिया को रिफॉर्म्स की जरूरत नहीं है, सुधारों की जरूरत नहीं है। कह रहे बिल्कुल सुधारों की हमें जरूरत है। आगे कह रहे एंड रिफॉर्म्स डू ट्रिगर रेजिस्टेंस। कह रहा और ये जो रिफॉर्म्स हैं ये वास्तव में ट्रिगर करते हैं रेजिस्टेंस को, सामने से प्रतिरोध को। तो ऐसा नहीं है रेजिस्टेंस नहीं आता, जब जब रिफॉर्म होते हैं रेजिस्टेंस आता ही है। ये एडिटोरियल कह रहा है सरकार भी गलत नहीं है, रेजिस्टेंस तो आता ही है जब भी कोई बड़ा रिफॉर्म किया जाए। यहाँ पे डू ट्रिगर में ट्रिगर से बाहर डू हमने निकाला हुआ है ताकि एम्फेटिक हेल्पिंग वर्ब बनाया जा सके। ट्रिगर वर्ब पे ज्यादा जो है ना एम्फोसिस डाला जा सके। ट्रिगर का मतलब होता है भड़काना, उकसाना, प्रोवोक करना, कोस करना, इंसाइड, इंस्टिगेट, सब इसके सिनोनिम है। तो कह रहे रिफॉर्म्स जो है भड़काते हैं, रेजिस्टेंस को होता है हमेशा ही। कह रहे लेकिन अब इस केस में क्या करना है। कह रहे द वे फॉरवर्ड इज नॉट बाय क्वेश्चनिंग डेमोक्रेसी इटसेल्फ एज सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एंड फंक्शनरीज ऑफ द रूलिंग बीजेपी हैव बीन डूइंग। कह रहे आगे का रास्ता जो है ना वो नहीं होगा क्वेश्चन करके डेमोक्रेसी को ही, खुद को, है ना, सवाल उठा के गणतंत्र पे ही, जैसा कि कई सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने और कई कार्यकर्ताओं ने उठाया है रूलिंग बीजेपी के, वो भी कर भी रहे हैं। जैसे कल प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन ने बोल दिया शायद कि हमारे देश में थोड़ी ज्यादा डेमोक्रेसी है जरूरत से, है ना। तो कह रहे आगे का वे फॉरवर्ड ये नहीं है कि आप डेमोक्रेसी को क्वेश्चन करना शुरू कर दो
किसी के प्रोटेस्ट करने के अधिकार को ही आप कह दो कि गलत है। क्या है वे फॉरवर्ड? कह रहे द सेंटर मस्ट बी more cognizant of the fact that the farmers and farm sector are both under its protection and they cannot be free market actors। कह रहा बस एक काम करना है सेंटर को, उसको होना चाहिए कॉग्निसेंट, उसको होना चाहिए, मस्ट बी होना ही चाहिए अवेयर। कॉग्निसेंट का मतलब होता है जानकार, है ना, अवेयर। उसको कॉन्शियस या अवेयर या कॉग्निसेंट होना चाहिए इस बात का कि जो फार्मर्स और फार्म सेक्टर है ना, वो दोनों ही उसके नीचे हैं, उसकी प्रोटेक्शन के नीचे है ना, ना कि वो किए जा सकते हैं फ्री मार्केट एक्टर्स के। दोनों ही उसके नीचे काम करते हैं, ना कि खुले बाजारों के नीचे काम करते हैं। सरकार को ये चीज को आज जितना जल्दी हो सके इस चीज को समझना चाहिए। खेती सिर्फ सरकार करवा सकती है, बाजार नहीं करवा सकता। सिंपल सेंटेंस, सिंपल इसका ट्रांसलेशन। कॉग्निसेंट का मतलब अवेयर, कॉन्शियस, तीनों के बाद में ऑफ आता है। कॉग्निसेंट ऑफ, अवेयर ऑफ और कॉन्शियस ऑफ, तीनों के बाद में आप ऑफ लगा के बताते हैं किस चीज के लिए आप जानकार है ना। चलिए, आज बहुत सिंपल है इसलिए मैं फास्ट प्रोसेस कर रहा हूं, कोई ये मत बोलना सर फास्ट पढ़ा दिया, बड़ा सिंपल है यार, है ना। क्विज पे थोड़ा टाइम देंगे लास्ट के अंदर। कह रहे दे डू नॉट हैव इनफ लेवरेज टू प्रोटेक्ट देयर ओन इंटरेस्ट इन नेगोशिएशंस विद बिग कॉर्पोरेशंस। ये दे लिखा हुआ है, मैंने जहां से कॉपी किया रात में वेबसाइट से, तो वहां पे उन्होंने दाय लिखा हुआ था। दाय का मतलब होता है यू, ये आजकल यूज नहीं होता वर्ड, है ना, ये दे ही है, सुबह में सही कर देंगे। तो कह रहे दे, उनको नहीं है उनके पास इनफ लेवरेज, उनके पास इनफ सपोर्ट नहीं है, किनके पास, किसानों के पास, कि वो प्रोटेक्ट कर पाए अपने खुद के इंटरेस्ट को, अपनी भलाई को निगोशिएशंस में, बातचीत में बड़े कॉर्पोरेशन के पास। आप सोचो एक छोटा किसान और उसके सामने एक बड़ी सी कॉर्पोरेशन हो, उनकी लड़ाई हो जाए, क्या किसान उस बड़ी कॉर्पोरेशन के हजारों वकीलों के सामने अपना पक्ष रख पाएगा? शायद ना रख पाएगा। तो कह रहे उनके पास इनफ लेवरेज नहीं है, किसानों के पास सपोर्ट नहीं है कि बड़े कॉर्पोरेशन में भी अपनी बात वो नेगोशिएट कर पाए, है ना। आधार कार्ड तो बनवा नहीं पाते हम अपने देश में सरकारी ऑफिस में जाकर के ठीक से बिना पैसे दिए, तो कहां पे आप बड़े कॉर्पोरेशन से नेगोशिएट करोगे? लेवरेज का मतलब देख लेना, सपोर्ट या एडवांटेज, है ना। कह रहा देयर इज नो पॉइंट इन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग डिस्टॉर्टेशन in the agriculture sector with reforms that do not inspire confidence among the farmers। कह रहे इस चीज में कोई पॉइंट नहीं है, इस चीज का कोई भी तुक नहीं है कि आप रिप्लेस कर दो हाल की डिस्टर्बेंस को, डिस्टॉर्शंस को जो है फार्म सेक्टर में, एग्रीकल्चर सेक्टर में रिफॉर्म्स के साथ। कह रहे हाल की डिस्टर्बेंस को नए रिफॉर्म्स से रिप्लेस करने में कोई पॉइंट नहीं है, और उन रिफॉर्म्स के साथ जो कि बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस को इंस्पायर नहीं करते किसानों के बीच। ऐसा रिफॉर्म क्यों लाते हो जो किसान को समझ ही नहीं आता, जिसको देखते ही किसान भागता है कि यार मेरी तो नुकसान हो जाएगा इसमें, है ना। कह रहे कोई पॉइंट नहीं है अभी जो खराब चीज है उसको और खराब चीज से रिप्लेस करने के अंदर, है ना। यहाँ पे देयर की वर्ब कोई नहीं है, देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, इसको डमी सब्जेक्ट भी बोलते हैं, एक एडवर्ब है। एक्चुअल में सब्जेक्ट है आपका नो पॉइंट, है ना, और हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब है इज। हमेशा ये वर्ब आएगी इस सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यहाँ पॉइंट्स होता, नो पॉइंट्स होता, तो यहाँ पे आर आ जाती, है ना। तो देयर के बाद में जो वर्ब आएगी वो एक्चुअल में ट्रू सब्जेक्ट के हिसाब से आएगी, जो कि उस वर्ब के बाद में लिखा होता है। कह रहा है एज ए स्टार्ट द सेंटर मस्ट गो अहेड एंड फुलफिल ऑल द प्रोमिसेस इट मेड टू द एजुकेटिंग फार्मर्स। कह रहा है एक स्टार्ट के तौर पे, एक शुरुआत के तौर पे सेंटर को जरूरी गो अहेड करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और पूरा करना चाहिए उन सभी वादों को, ऑल द प्रोमिसेस को जो इसने बनाए हैं इन धरने पे बैठे किसानों के लिए, है ना। सबसे पहले जो वादे के सेंटर कर रहा है उनको इंप्लीमेंट करके दिखाए। अच्छा, किस चीज के बजाय? रादर देन यूज दोस एज ए नेगोशिएटिंग पोजीशन, बजाय उनको यूज करने के एक नेगोशिएटिंग पोजीशन के तौर पे। अगर एमएसपी देना है तो आज दे दो ना, इसको नेगोशिएटिंग पोजीशन की तरह यूज क्यों करते हो, है ना। दे करके नक्की करो, 10 दिन में लॉ बनाओ, उनको उनके घर भेजो। तो कह रहे ये जो प्रॉमिस सेंटर करता है वो फुलफिल कर देने चाहिए, सब के सब उसको किसानों को दे देने चाहिए, और फिर उनको कहना चाहिए देखो जो कह रहे हो हमने कर दिया है, उनसे निगोशिएट करने की जरूरत नहीं है सेंटर को, है ना, बार बार बातचीत करने की जरूरत नहीं है। कह रहे इट मस्ट लेजिस्लेट द गारंटी ऑफ एमएसपी एंड रीअश्योर फार्मर्स ऑन प्रोक्योरमेंट एंड सब्सिडीज। कह रहे इसको लेजिस्लेट करना ही चाहिए, कानून बनाना चाहिए एमएसपी की गारंटी पे, और रीअश्योर करना चाहिए किसानों को प्रोक्योरमेंट पे, खरीद पे और सब्सिडीज पे, है ना, कि हम आपको खरीद भी एमएसपी भी देंगे और सब्सिडीज भी देते रहेंगे, ऐसी रीअश्योर कर देना चाहिए, और साथ में एक कानून भी बना देना चाहिए। दो वर्ब साइड की, पहली है मस्ट लेजिस्लेट, दूसरी है रीअश्योर। ये भी मस्ट रीअश्योर है, मस्ट यहाँ पे दूसरी बार हमने जो ना रिपीट नहीं किया। सिंपल एडिटोरियल आज का, बहुत ही सिंपल है ना, कहानी के जैसा है। अब आएंगे अपने क्विज के ऊपर।
एक लाइक और एक शेयर देना ना भूलें इस वीडियो को। इस एडिटोरियल को बनाने में बहुत एफर्ट्स लगते हैं, 3 घंटे का काम होता है 45 वीडियो के पीछे, 45 मिनट की वीडियो के पीछे। पहले वोकैब डालना, फिर मीनिंग डालना, फिर ग्रामर डालना, लास्ट में क्विज खुद से बनाना, है ना, ये क्विज मैं खुद बनाता हूँ। फिर इसको रिकॉर्ड करना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना। कुछ लोग कहते हैं सर दोनों एडिटोरियल क्यों नहीं पढ़ाते? मैं सारा दिन यही करता रहूँगा अगर दोनों एडिटोरियल मैंने उठा लिए तो। आ जाओ सबसे पहले सिंपल वाले से लास्ट वाले से देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा सिमिलर है कॉल इट क्विट्स के। ये मैंने आपको अच्छे से बताया था, कॉल इट क्विट्स का मतलब होता है किसी झगड़े को खत्म करना, किसी एग्रीमेंट पे आना। टू मेक एन एग्रीमेंट, ए आपका आंसर है। सिंपल ही तो है ये, है ना। कॉल इट क्विट्स मतलब लड़ाई लड़ाई माफ करो, लड़ाई लड़ाई माफ करो, तो ए आपका आंसर हो गया। अब बाकी के देख लो चारों का मतलब क्या है, जस्ट अ मिनट। टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, इसका मतलब होता है टू कॉल अ स्पेड, है ना। कॉल अ स्पेड का मतलब जो होता है टू बी ब्रूटली ऑनेस्ट, तो ये उसका मतलब था। ब्रेजन इट आउट का मतलब होता है बेशर्मी से किसी काम को करते रहना। सेट द स्टेज फॉर का मतलब है किसी चीज के लिए नए प्लेटफॉर्म को तैयार करना। तो ये तीनों अलग है, मेक एन एग्रीमेंट इसका आंसर है। अब सेकंड देखते हैं। द प्रीमाइस और प्रीमाइसिस ऑफ दिस ह्यूज एक्सपेंडिचर ऑन सिक्योरिटी टीम इज टू इंश्योर दैट नो वन एंटर्स एंड इंक्रोजेस द कंपनी प्रीमाइस या प्रीमाइसिस। कह रहा पूरा आधार इस बड़े खर्चे का सिक्योरिटी टीम पे वो है कि हमें इंश्योर करें कि कोई भी एंटर नहीं करेगा और कब्जा नहीं जमाएगा कंपनी की बाउंड्री पे। समझ गए ना। ये हम सारा सिक्योरिटी टीम पे जो खर्चा कर रहे हैं उसका आधार यही है कि कंपनी की बाउंड्री में कोई घुसे नहीं, उसको कोई इंक्रोच ना करे। तो आधार के लिए आता है मेरे भाई प्रीमाइस और बाउंड्री के लिए आता है प्रीमाइसिस। बताया था ना आपको आज, वो सारे नाउन्स बहुत काम के हैं। प्रीमाइस, प्रीमाइसिस, वुड, वुड्स, वाटर, वाटर्स, आयरन, आयरन्स, है ना, मैनर, मैनर्स। तो यहां पे ए आपका आंसर है। इसको मैं अलग कलर दे दूं, जस्ट अ मिनट। ठीक है ना, ए आपका आंसर है। अब फर्स्ट वाला देख लो। द नंबर ऑफ फार्मर या फार्मर्स जो भी लगाओगे गैदरिंग एट द प्रोडक्ट साइट्स हैव या हैज बिन इंक्रीजिंग एंड द गवर्नमेंट इज स्टिल फार फ्रॉम आउट ऑफ द वुड या वुड्स। कह रहे जो किसान है जो गैदर हो रहे हैं धरने की साइड पे वो इंक्रीज हो रहा है नंबर, और गवर्नमेंट अभी भी खतरे से बहुत दूर है, आउट ऑफ वुड या वुड्स नहीं है। कैसे करेंगे भाई? द नंबर के बाद में तो प्लूरल आएगा, तो या तो सी आपका आंसर है, या बी आपका आंसर है, या डी आपका आंसर है। बताया था ना मैंने, द नंबर के बाद में हमेशा प्लूरल आएगा। अ नंबर और द नंबर दोनों के बाद में प्लूरल नाउन आता है। तो ए तो आपका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। अब देखो द नंबर के साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, तो मुझे यहाँ पे हैज लगाना है। या तो डी मेरा आंसर है या सी मेरा आंसर है। तो बी भी मेरा आंसर नहीं है क्योंकि हैव आया हुआ है। अब देखो आउट ऑफ द, अब क्या लगाऊं यहाँ पे? एक इडियम होती है आउट ऑफ द वुड्स। वुड्स का मतलब मैंने आपको क्या बताया था? जंगल। वुड मतलब लकड़ी। आउट ऑफ द वुड्स मतलब जंगल से बाहर, मतलब खतरे से बाहर। सरकार अभी भी बहुत दूर है खतरे से बाहर होने से। आउट ऑफ द वुड्स नाम की इडियम को मैंने यूज किया है ना। ये वुड और वुड्स वाला ही डिफरेंस है। वुड मतलब लकड़ी, वुड्स मतलब जंगल। आउट ऑफ द वुड्स का मतलब है जंगल से बाहर या खतरे से बाहर। तो मुझे वुड्स वाला मीनिंग चाहिए था, डी मेरा आंसर है। समझ गए ना, ये वुड और वुड्स वाला डिफरेंस है। अगर आउट ऑफ द वुड्स देखोगे तो उसी वुड वाले डिफरेंस के ऊपर ये इडियम बनी हुई है। चलिए मुलाकात लूंगा कल की वीडियो में। क्विज भी आज का सिंपल, एडिटोरियल भी आज का सिंपल, बहुत ही बिगिनर लेवल का। जरूर से अपना स्कोर बताएं मुझे कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे 2, 3, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, तो 3, 3, 2, 5 और 1, 6। 6 में से आपका कितना स्कोर है ना, जरूर से कमेंट सेक्शन में बताना। कल की वीडियो में मिलूंगा, तब तक के लिए साइनिंग आउट।